हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक बेसिक टॉपिक विद्युत प्रतिरोध के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इस विद्युत प्रतिरोध के बारे में आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, लेकिन आज अपन उससे ऊपर के लेवल की बातें पढ़ेंगे। विद्युत प्रतिरोध बेसिकली क्या है, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से पता है। देखिए, जो चालक तार होता है उसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब चालक तार के सिरों के ऊपर विभवांतर आरोपित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लगता है। परंतु वो जो पदार्थ है उसके अंदर जो परमाणु है और परमाणु के जो बाह्य कक्षक के जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त नहीं है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वो बद्ध इलेक्ट्रॉन उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि उनके रास्ते के अंदर अवरोध पैदा करते हैं, उन्हें सीधी रेखा के अंदर गति करने से रोकते हैं। तो पदार्थों का बद्ध इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ये जो प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है, जिसकी वजह से धारा प्रवाह के अंदर अवरोध उत्पन्न होता है, पदार्थों के इस गुण को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो विद्युत प्रतिरोध की अपन परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको परिभाषा बता देता हूँ। इसकी परिभाषा में लिखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के द्वारा, यानी यहाँ पे आप चालक पदार्थों के अंदर, कुचालकों में और अर्धचालकों में, तीनों के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो धारा प्रवाह के अंदर अवरोध पैदा करते हैं। चालक पदार्थ हैं वो धारा प्रवाह में कम अवरोध करते हैं, कुचालक हैं वो बहुत ज़्यादा अवरोध करते हैं, जिसकी वजह से उनमें धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाती है। लेकिन जो प्रतिरोध है वो प्रत्येक पदार्थ का गुण है, न कि चालक पदार्थों का। ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ द्वारा धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसे अपन विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं केवल चालक पदार्थों के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अपन अब केवल चालक पदार्थों के ऊपर आ जाते हैं। तो चालक पदार्थों के अंदर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई चालक तार है। इस चालक तार के सिरों के ऊपर जब आप विभवांतर आरोपित करोगे तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। ये बात कहता है ओम का नियम। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, बहुत फनी डायग्राम बनाया गया है और इसके पीछे सारा फंडामेंटल यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि ओम का नियम कहता है कि चालक तार के सिरों के ऊपर जब आप विभवांतर आरोपित करोगे तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, और जितना ज़्यादा विभवांतर लगाओगे उतनी ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। और प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि प्रतिरोध है वो उस धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो उनको रोकने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बात बहुत क्लियर हो रही है कि जो प्रतिरोध होता है वो पदार्थ का वह गुण है या चालक पदार्थों का वह गुण है जो उसमें धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। मेरी बात क्लियर है। अब चालक पदार्थों का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चालकों का प्रतिरोध। चालकों का प्रतिरोध देखिए, तो चालक पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है वो आपकी तीन बातों पे निर्भर करता है। फर्स्ट, R इज प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखें इसके ऊपर कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मैं केवल इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। ठीक है। दूसरा है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी मोटाई के, यानी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक चालक तार है, ये इसकी लंबाई है। जितनी ज़्यादा लंबाई इसकी ली जाएगी उतना ही इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। यानी इसको आप खींच करके लंबा करेंगे या कैसे भी करके, इसकी जब लेंथ की बात कर रहे हैं, केवल जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये है इसकी मोटाई। मोटाई का मतलब है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक तो मेरे पास ये पेन है और एक इस पेन के अंदर की रिफिल है। दोनों की लंबाई तो सेम है, लेकिन दोनों में से मोटाई किसकी ज़्यादा है, तो सर मोटाई इस पेन की ज़्यादा है। तो जिस चालक तार की मोटाई ज़्यादा होगी, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्रिएट होता है जो जनरली वाइवा के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके पास बहुत सारे वायर हैं और आप कम प्रतिरोध लगाना चाहते हैं,
तो आप कौन सा तार सेलेक्ट करेंगे? आपके पास अलग अलग मोटाई के तार हैं, आप कौन सा तार सेलेक्ट करेंगे जिससे कि परिपथ में कम से कम प्रतिरोध लगाया जा सके? तो आप लोगों को कहना है कि जिस चालक तार की मोटाई कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जिसकी मोटाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो अपने को जो मोटा तार है वो यूज़ लेना चाहिए। तो इस तरीके के बेसिक फंडामेंटल प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। यदि अपन इन दोनों कंटेंट को एक साथ इंक्लूड करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और यदि आप यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आपको पता है कि सर समानुपाती का निशान हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है। वो हो जाता है R इज इक्वल्स टू रो L/A। R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो यहाँ जो ये आपके पास रो है, जहाँ रो है वो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध कह दें या फिर इसे प्रतिरोधकता कह दें, दोनों शब्द काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है। बेसिकली वहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। तो इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, हालांकि अपने इस टॉपिक से इसका ताल्लुकात तो है, लेकिन आपको नोट्स में नहीं लिखना, केवल समझने के लिए है। तो ओम के नियम के अंदर आप लिखते हैं कि सर V इज इक्वल्स टू होता है IR। ठीक है, अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं कि सर यदि आप I का मान बढ़ाओगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा और V की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि यदि सर आप R का मान बढ़ाओगे, कांस्टेंट वैल्यू बढ़ाने का मतलब है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध आप बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा सकते हैं चालक तार का प्रतिरोध? चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने का फंडामेंटल आपके पास आ गया। प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो चालक तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। उस चालक तार की मोटाई कम होना या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना कह दीजिए, या आप उसकी त्रिज्या को कम करना कह दीजिए। सिंपल, उसकी मोटाई कम होनी चाहिए। तो जब उसकी मोटाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। और ये जो कांस्टेंट राशि रो है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता है, ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये सारे के सारे चालक पदार्थ हैं, लेकिन इन सब की जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो अलग अलग है। और ये प्रतिरोधकता है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। केवल आप तांबा ले रहे हैं लेकिन तांबे का प्रतिरोध भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हो जाता है, और वो बदलने का कारण है उसकी प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता भी आप अलग अलग लेकर के, अलग अलग पदार्थ लेकर के उसका प्रतिरोध बदल सकते हैं। तो बेसिकली प्रतिरोध के लिए ये तीन भौतिक राशियाँ आपके पास हो गई, प्लस इसके बाद में इसका टेम्परेचर भी चेंज करता है, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो आप प्रतिरोध जब बढ़ाओगे तो इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा और विभवांतर बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि सर R की वैल्यू लिख लीजिए। तो R के फॉर्मूले में बच्चे क्या कहते हैं कि सर V/I आ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, फॉर्मूला तो ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि सर यदि अपन ये जो अंश और हर की राशि है, इसमें से यदि आप विभवांतर को बढ़ाओगे, ऊपर वाली राशि को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और आप कहते हैं कि सर यदि धारा का मान बढ़ाओगे, इसका मतलब हर की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है। प्रतिरोध जो है वो आपका विभवांतर और धारा के मान पे डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोध है वो उस चालक तार के टुकड़े या उस चालक तार का एक अलग प्रॉपर्टी है, उसका एक विशेष गुण है। यदि आप अभी आपने बात क्या करी है, ओम का नियम क्या कहता है कि V समानुपाती I। यदि आप V का मान बढ़ाओगे तो I का मान बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात है वो फिक्स रहना है। यानी विभवांतर का मान बढ़ा के या धारा का मान बढ़ा करके आप इस प्रतिरोध को चेंज नहीं कर सकते। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, तो एक बात ये आपकी क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार से अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता के ऊपर। तो ये जो प्रतिरोधकता का गुण है, ये पदार्थ का गुण है, ये उस चालक तार की लंबाई के ऊपर और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोधकता को अपन एक सेपरेट टॉपिक लेकर के अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास प्रतिरोध का एक फॉर्मूला आ जाता है कि सर R इज इक्वल्स टू रो L/A।
एल उसकी लंबाई है और ए उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है और आर है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ इस तरीके के डायग्राम रखता हूँ और इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। अपना क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास कोई एक घनाभ के आकार का चालक पदार्थ का टुकड़ा है। ठीक है, इस चालक पदार्थ के टुकड़े के ऊपर आप तार के द्वारा विभवांतर आरोपित करेंगे और उस टुकड़े का प्रतिरोध अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इसकी जो 3 भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, लंबाई है वो L है, इसकी ये जो चौड़ाई है वो B है और इसकी जो हाइट है, मोटाई कह दीजिए, ये आपकी H है। अब आप इस चालक तार, इस टुकड़े को परिपथ के अंदर कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इसका सिंपल मेथड आपको एक ये कहता हूँ कि इसको आप ऊपर के सिरे से और नीचे के सिरे से जोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो आपको मैच बॉक्स दिख रहा है, ये आपका वो चालक तार का टुकड़ा है। ठीक है, इस आकार का है। तो अब आप इसको परिपथ के अंदर कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? आप इसको परिपथ के अंदर कई अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो इसका जो पहला तरीका है वो आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ये जो मेरे पास दोनों पेन नज़र आ रहे हैं वो आपके वायर्स हैं और आप कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। तो जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो इस मैच बॉक्स की कितनी लंबाई आपकी इस परिपथ में जुड़ रही है? आप देख रहे हैं कि इस मैच बॉक्स की जो रियल लंबाई है वो यहाँ पे एल का काम कर रही है और ये जो वायर्स जहाँ पे जुड़े हुए हैं वो वाला जो पार्ट है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यानी यहाँ पे ये वायर जुड़े हुए हैं तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो ये किस आकार का है सर? ये आयत के आकार का है। तो इसकी ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, उसको मल्टीप्लाई करके अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये जो मेरे पास पहली परिस्थिति है, नोट्स के अंदर आप लोगों को ये नज़र नहीं आएगी, वीडियो में ही आपको समझ में आएगी। तो इस पहली परिस्थिति के अंदर यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे इसका मैं पहला पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ, मैं इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कनेक्शन है वो आपको नज़र आ रहा है कि आप इस वायर को यहाँ से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा सर? R इज इक्वल्स टू रो, तो आपका सेम रहेगा। इसके बाद में इसकी लंबाई, ये जो L लंबाई है वो यहाँ पे लंबाई का काम कर रही है, अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की सर ये जो हाइट है और ये इसकी चौड़ाई है, तो BH कह दीजिए या H इंटू बी कह दीजिए। तो मैं इसको B इंटू एच कह देता हूँ, B इंटू एच, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से जोड़ दीजिए। अब की बार आप कहते हैं कि सर मैं तो इसको सर्किट के अंदर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ऐसे कनेक्ट करता हूँ। तो जब आप इसको सर्किट के अंदर इस तरीके से जोड़ेंगे तो अब की बार ये जो मोटाई है यहाँ पर, ये इसके लिए लंबाई का काम करेगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि हर बार इसकी जो लंबाई L है वही लंबाई काम करे, इसके जोड़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये जो इसकी मोटाई है या इसकी हाइट जो आप कह रहे थे वो अब की बार लंबाई का काम करेगी और आपने इस वायर को यहाँ पे जोड़ रखा है तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की जगह काम आएगा। तो इस दूसरी स्थिति के अंदर ये मैंने कहाँ पे जोड़ रखा है? इसके बड़े वाले एरिया के ऊपर जोड़ रखा है। तो इस डायग्राम की यदि मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसके जो कनेक्शन है उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट है उसको मैं, जो वायर हैं, कनेक्शन है, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे जोड़ना दिखा देता हूँ। और अब की बार मेरे पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास रो है, इसकी जो हाइट H है वो अब की बार लंबाई का काम करेगी और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा? लंबाई L इंटू इसकी चौड़ाई, तो L इंटू बी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर इसके बाद में इसका और कोई तरीका भी है क्या? डेफिनेटली और भी तरीका है इसका। और कौन सा तरीका है? ये तरीका भी आपका बन सकता है कि आप इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, इस तरीके से। तो अब की बार जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो अब की बार आपके पास कौन वर्क करेगा? अब की बार इसकी जो चौड़ाई है, जो B है, वो आपके पास लंबाई का काम करेगी और अब की बार इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपके इस भाग का काम आना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? L इंटू एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? L इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसको जोड़ने का तरीका कैसे दिखाऊंगा? इसको जोड़ने का तरीका जो मेरे पास है वो अब की बार मैंने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। ये जो B है, आप इसके अंदर तीनों में अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो तीसरा जो पार्ट है उसका जो जोड़ने का तरीका है
वो कुछ मैं इस तरीके का दिखा देता हूँ। तो इस जॉइनिंग के अंदर आपके पास जो आर है उसकी वैल्यू हो जाएगी कि जो बी है वो आपके पास लंबाई का काम करेगा और एल इंटू जो एच है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे आ जाएगा। बेसिकली ये जो फंडामेंटल है वो आपका एक अगले चैप्टर में एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। उसके अंदर कुछ कनेक्शंस होते हैं, उनके पीछे रीज़न पूछा जाता है कि भैया ये जो कनेक्शन है वो इस तरीके का क्यों किया जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को प्रतिरोधों का ये जो इफ़ेक्ट है वो आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद में अपन एक टॉपिक और पढ़ते हैं। अब अपन प्रतिरोध के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और हैं वो और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि प्रतिरोध का सर मात्रक क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ओम होता है और इसका एक पर्टिकुलर सिंबल भी है। उसके बाद में बात आती है कि सर ये किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि प्रतिरोध है वो आपका अदिश राशि है। और प्रतिरोध की यदि अपन बात करें तो इसका मात्रक आ गया आपके पास। अब अपन बात कर लेते हैं प्रतिरोध की विमा की। प्रतिरोध की विमा, अब विमा की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो रट करके लिखें। तो प्रतिरोध के बारे में आपने क्या लिखा है, ओम के नियम पे चले जाइए। तो R इज इक्वल्स टू आपने लिखा है सर V अपॉन आई। R इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, V अपॉन आई लिखा है। ठीक है, तो R बराबर आपने लिखा है V अपॉन आई। कल के वीडियो में जब आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था उस समय आप लोगों ने इसकी विमा पढ़ रखी है। पिछले वीडियो में जाकर के ओम का नियम वाला जहाँ पे दे रखा है वहाँ से आप इसकी विमा लिख लीजिए। मुझे याद नहीं है, मुझे केवल कैलकुलेट करके लिखनी आती है। तो मैं कैसे लिखूँगा कि V है वो मेरे पास क्या है, विभव है। विभव का मतलब कार्य बटा आवेश होता है और अगेन मैं उसमें विद्युत धारा का और भाग लगाऊंगा, तब मेरे पास इसकी विमा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन जो प्रतिरोध का टॉपिक अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा आगे वाला जो वीडियो है जो अभी चल रहा है उसको अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रतिरोध से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ करके आएंगे, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं कि सर प्रतिरोध से रिलेटेड अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक अपन ने पढ़ा है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई जो कि ओम के नियम से आता है, और दूसरा पढ़ा है कि सर R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन एरिया। इतनी बातें आ जाती हैं। तो बेसिकली आपका ये जो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला है, इसी से ऊपर डिपेंडेंट जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखता हूँ, उनको पढ़ करके आपको उनका सॉल्यूशन बताना है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी R प्रतिरोध का कोई एक चालक तार है, उसको आप समान लंबाई के N टुकड़ों के अंदर उसको काट देते हैं। यानी ये मेरे पास कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, इसको आप बराबर बराबर लंबाई के N टुकड़ों के अंदर काट लेते हैं, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है। वो जो चालक तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो समान है क्योंकि पदार्थ एक ही है, और ए जो है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी आपके पास समान है। तो यहाँ पे प्रतिरोध है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यदि लंबाई बदलेगी तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा, और लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। लंबाई आधी कर दी जाएगी तो आप लंबाई में 2 का भाग लगा दीजिए, प्रतिरोध भी बट्टा 2 लग जाएगा। लंबाई के 3 टुकड़े कर रहे हैं तो बट्टा में 3 लगा दीजिए, प्रतिरोध में भी बट्टा 3 लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने कितने टुकड़े किए हैं, N टुकड़े किए हैं, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी। सर टोटल लंबाई L है, उसमें आपने N का भाग लगा दिया, तो इसी के अनुसार इसका जो प्रतिरोध है यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू में लिख लेता हूँ, R डैश दिस इज इक्वल्स टू R बाई N। एग्जाम्पल के रूप में यदि अपन बात करेंगे तो 10 ओम प्रतिरोध का कोई एक चालक तार का टुकड़ा है, और उसको यदि आपने बराबर बराबर 5 भागों में तोड़ दिया तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 10 ओम का टोटल था, उसको 5 भागों में तोड़ दिया, लंबाई के अनुसार ही प्रतिरोध का विभाजन हो जाएगा, तो प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। जनरली इस प्रश्न के बारे में जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, देखिए प्रश्न कहता है कि यदि किसी चालक तार को खींच करके, ये मेरे पास चालक तार है, इसको दोनों सिरों के ऊपर से पकड़ा और पकड़ करके खींचा जाता है,
खींच करके इसकी जो लंबाई है उसको n गुना कर दिया जाता है, यानी n की जगह आप 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना रख सकते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सिंपल, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे लंबाई को यदि आप 2 गुना करोगे तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, लंबाई को 4 गुना करोगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। परंतु भैया यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि उसको खींच करके दुगुना किया जाता है। सिंपल ये नहीं लिखा गया कि उसकी जगह दुगुनी लंबाई का तार ले लिया जाता है। यदि ये कहा जाता है कि उस चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है, इसका मतलब ये है कि उतनी लंबाई का टुकड़ा उसके साथ और जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि खींच करके उसकी लंबाई को दुगुना किया जाता है, इसका मतलब आपको स्पष्ट क्लियर है कि जब इस चालक तार को आप खींचेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसकी जो मोटाई है, क्या वो परिवर्तित नहीं होगी? बिल्कुल सर परिवर्तित होगी। क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाती है, इसकी मोटाई है वो कम हो जाती है। अच्छा, एक तरफ तो लंबाई बढ़ रही है, उससे प्रतिरोध बढ़ेगा, और एक तरफ इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी कम हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी दोनों बातें हैं वो प्रतिरोध को बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन इन पूरी कहानी के अंदर एक चीज़ है वो अब भी कांस्टेंट है, वो है उस पदार्थ का आयतन। वो जो पदार्थ जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका आयतन अब भी नियत है। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा कि मान लीजिए पहले आपके पास उस चालक तार का प्रतिरोध R है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो L अपॉन एरिया, ठीक है। और बाद में इसका जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा R डैश, रो तो इसका अब भी नहीं बदलेगा, लंबाई हो जाएगी इसकी L डैश, और क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी बदल करके हो जाएगा A डैश। तो इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सर L डैश जो है, यानी बाद की जो लंबाई है वो तो आपकी पहले वाली लंबाई का n गुना हो जाती है, यानी L डैश की जगह तो मैं लिख सकता हूँ n इंटू एल, ठीक है। अब बात आती है कि सर A डैश कितना हो जाएगा, A डैश कितना हो जाएगा। A डैश की वैल्यू अपने को और लिखनी है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर कौन सी चीज़ है जो समान है, आयतन समान है। तो चालक तार किस आकार का होगा, बेलनाकार होगा, और बेलनाकार है तो उसके पहले का आयतन क्या होगा, पाई R स्क्वायर इंटू लंबाई h हो गया ना। अरे उस चालक तार की लंबाई L है, वही तो h का काम करेगी, इक्वल्स टू बाद का आयतन पाई, बाद की त्रिज्या को अपन R डैश कह देते हैं, इसका स्क्वायर, और L डैश की वैल्यू, क्योंकि उसकी त्रिज्या बदलेगी तभी तो लंबाई भी बदलेगी, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को तो बात करनी है उसकी त्रिज्या का रिजल्ट निकालना है। तो ये जो त्रिज्या है R स्क्वायर L, दिस इज इक्वल्स टू R डैश का स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह सर लिख सकते हैं आप NL, क्योंकि बाद की जो लंबाई है वो पहले वाली लंबाई की n गुना हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास जो L है वो भी कैंसिल आउट हो जाता है, आपको वैल्यू चाहिए R डैश की। तो R डैश का जो स्क्वायर है वो हो गया सर R स्क्वायर अपॉन n, देन यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो R डैश की वैल्यू आपके पास हो जाएगी सर R अपॉन रूट n, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो आपकी पहले की त्रिज्या की अपेक्षा रूट n का डिवाइड लग जाएगा उसके अंदर। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी पहले का आयतन बाद का आयतन बराबर है, पहले की त्रिज्या बाद की त्रिज्या, और पहले की और बाद की लंबाई अपन ने लिख दी। बाद वाली जो लंबाई है उसका कंसेप्ट आपको दे रखा है कि वो n गुना हो जाती है, तो उसकी जगह मैंने NL लिख दिया, L से L कैंसिल आउट हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया, R डैश की वैल्यू अपने को लिख लेनी है। तो इस प्रकार से आपके पास अब जो त्रिज्या है वो आ जाएगी। जब आपके पास बाद की त्रिज्या आ गई तो आप बाद का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो A डैश कितना हो जाएगा, A डैश होता है सर पाई R डैश का स्क्वायर, और R डैश की जगह वैल्यू रख दीजिए पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपके पास R का स्क्वायर, और रूट n का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास n हो जाएगा। और पहले वाला क्षेत्रफल कितना है, a कितना है सर, a तो हमारे पास पाई R स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, r इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया लिखो इसका पाई R स्क्वायर, R डैश की वैल्यू लिखो रो, L की जगह तो आपने लिख दिया सर कितना NL, और A डैश की जगह कितना हो जाएगा, A डैश की जगह हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटा का n जब ऊपर जाएगा तो इंटू में n लग जाएगा। अब आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर लीजिए,
यानी रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह आप आर लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो आर डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपके पास रो हो गया, एल हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया और इनटू में एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन का स्क्वायर हो गया। और इस सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आर डैश दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आर। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको ये रिजल्ट भी बता सकता था, लेकिन रिजल्ट बताने से आपको रिजल्ट रटना होगा और रटने से सारी कहानी याद नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पहले इसका ये पूरा कंसेप्ट तैयार होना चाहिए कि यदि किसी चालक तार के लंबाई को खींच करके बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध है वो उसके जितनी गुना लंबाई बढ़ाई जाती है उसके वर्ग के गुणनफल में हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके 5 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 25 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। बात बहुत क्लियर है। अच्छा, इसके बाद भैया एक और टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रतिरोध क्या होगा, कितने गुना हो जाएगा, तो 25 गुना हो जाएगा अभी अपने प्रश्न के अनुसार। लेकिन इसी प्रश्न को, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के अंदर मैं एक पॉइंट और डाल देता हूं। तो वो कहता है कि प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपने क्या माना है कि पहले जितना प्रतिरोध था, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि प्रतिरोध आर है, इसकी लंबाई को खींच करके आप मान लीजिए कितना गुना कर देते हैं, मान लीजिए आप इसकी लंबाई को खींच करके n गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एल डैश बराबर हो जाएगा n इंटू एल। तो आप बहुत सिंपली जानते हैं कि सर आर डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी। पहले कितनी थी आपके पास, पहले कितनी है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपके पास प्रतिरोध पहले 10 रुपये है और अब आपने उसकी लंबाई को खींच करके मान लीजिए दुगुना कर दिया, खींच करके दुगुना, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम की जगह उसका प्रारंभिक प्रतिरोध था, खींच करके दुगुना कर दिया, दुगुना करने पर उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने 10 ओम के प्रतिरोध के चालक तार की लंबाई को खींच करके दुगुना कर दिया। सवाल कह रहा है कि उसकी प्रतिरोध है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया। मेरी बात क्लियर करना, कितने गुना बढ़ गया, तब तो आप दुगुना, अगर उसकी लंबाई बदल रही है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। सवाल कह रहा है कितने प्रतिशत प्रतिरोध बढ़ गया उसका। तो 10 ओम उसका प्रारंभिक प्रतिरोध है, लंबाई को 2 गुना किया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 10 40 ओम हो गया। तो 10 ओम उसका प्रारंभिक प्रतिरोध है, अब उसके पास 40 ओम हो गया। तो प्रतिरोध 4 गुना तो हो गया, लेकिन बढ़ा कितना, 10 ओम प्रतिरोध तो उसके पास पहले से है, अब हो गया उसके पास कितना, 40 ओम। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ये कहना है कि एन स्क्वायर -1, जितना एन स्क्वायर है उसमें से आपको -1 करना है, इनटू में आपको 100 लगाना है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में निश्चित रूप से मिलेंगे। इनका सॉल्यूशन करने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए अभी इन सारी ट्रिक्स को आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। जैसे अभी मैं बात करता हूँ कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा करके 5 गुना कर दिया जाता है, खींच करके उसकी लंबाई को 5 गुना कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, सिंपल 25 गुना हो जाएगा सर। बात कहता है कि यदि उसकी लंबाई को खींच करके 5 गुना कर दिया जाता, प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो सर 5 का स्क्वायर 25, 25 में से गया -1 24, 24 इंटू 100 2400 प्रतिशत उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। बहुत क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न क्लियर करने हैं। प्रतिरोध के बेसिक सवाल हैं वो आपके कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं। आज के वीडियो में अपन केवल प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो अपना होगा उसमें अपन प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध जिसे अपन कहते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यदि दोनों टॉपिकों को एक वीडियो के अंदर ऐड कर देंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और
अगले वीडियो के अंदर ही अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक से जुड़े हुए 2 प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में क्रम के अनुसार आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना और उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी 5 ओम के प्रतिरोध के चालक तार के 5 ओम प्रतिरोध का कोई चालक तार है, उसको आधे टुकड़े को, यानी उसको काट करके आधा टुकड़ा ले लिया जाता है और उसको खींच करके पहले के बराबर कर दिया जाता है, यानी उसका जो एक टुकड़ा है उसको खींच करके पहले के बराबर लंबाई का कर दिया जाता है, तो अब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये दोनों प्रश्नों के आपने सही जवाब दे दिए तो ये समझ लीजिए कि प्रतिरोध का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरा, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए इस तरीके के कंटेंट लेकर के आते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि हमारी मेहनत है वो सक्सेस रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।